जोधपुर गांव में सरिता और प्रभा नाम की दो औरतें रहती थी। वह दोनों देवरानी और जेठानी थी। सरिता का पति खेती बाड़ी करता था, पर प्रभा का पति अच्छी नौकरी करता था। सरिता दीदी, आप हमेशा काम करती रहती हो। मुझे देखिए, मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ। सारा काम नौकरानी ही करती। मुझे खुद से काम करना बहुत अच्छा लगता है और अपने घर का काम करने में क्या बुराई है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी घर का काम खुद से करना चाहिए। रमेश के कुछ पैसे बच जाएंगे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इससे तुम्हारा शरीर भी ठीक रहेगा, हाथ पैर चलते रहेंगे। प्रभा आई तो सरिता को नीचा दिखाने के लिए, पर सरिता की खुशी को देखकर प्रभा मन ही मन उससे जलने लगी। दूसरी तरफ सरिता का पति सुरेश खेतों की तरफ जा रहा था। वह बहुत मेहनती किसान था। वह सारा वक्त फसलों की देखभाल में बिताता था, ताकि उसकी फसल बहुत अच्छी हो सके। सरिता भी अपने पति का खेतीबाड़ी करने में साथ देती है और खेतों में जाकर अपने पति के साथ काम करती है। दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रेम भाव से एक साथ रहते हैं। वह एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरी तरफ प्रभा अपनी नौकरानी को बहुत ही परेशान करती है और बोलती है, ठीक से काम करने में तेरे हाथ टूट जाते हैं। इसी तरह से काम करती रही तो तुझे अगले महीने निकाल दूंगी। कुछ समय बाद सरिता की बेटी प्रभा के घर आती है और बोलती है, गौरी, क्या मैं एक बार इस सोफे पर बैठ जाऊं? यह दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम बैठ सकती हो, पर माँ के आने से पहले उठ जाना। उन्होंने देखा तो बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तुम्हें पता है वह कैसी है। यह सुनकर मुन्नी सोफे पर बैठ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। इतने में ही प्रभा वहां आ जाती है। गौरी और मुन्नी दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। तुम्हें कितनी बार मना किया है, इसी घर में मत बुलाया करो, और तुमने इसे सोफे पर बिठा रखा है। यह कितनी गंदी हुई पड़ी है। पूरा सोफा गंदा कर दिया। यह सुनकर मुन्नी वहां से उदास होकर चली जाती है। शाम के वक्त सरिता और सुरेश खेतों से काम करके घर की तरफ आते हैं। प्रभा उन्हें देखकर मन ही मन जलती रहती है। सरिता और सुरेश मुन्नी को उदास देखकर उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और उसके उदास होने का कारण पूछते हैं। मेरी नन्ही सी बेटी किस बात पर उदास बैठी हुई है? जरा हमें भी तो पता चले। माँ, मैं गौरी के घर गई थी और उसके सोफे पर बैठ गई। तभी उसकी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। मेरी प्यारी बेटी इतनी सी बात पर उदास हो गई। अरे, तुम्हारी चाची ने तुम्हें अपनी बेटी समझकर डांट दिया होगा, तो गुस्सा मत हो मेरी नन्ही सी गुड़िया। दूसरी तरफ प्रभा का पति रमेश एक औरत को चोरी करते हुए देख लेता है। मैडम, आप इस तरह से सामान को अपनी थैली में नहीं रख सकती हो। यह चोरी कहलाती है। मुझे चोर बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। तुम्हारी दुकान को मैं मिनटों में बंद करवा सकती हूँ। औरत की बात सुनकर स्टोर का मालिक डर जाता है और वह रमेश को नौकरी से निकाल देता है। रमेश हाथ जोड़कर माफी मांगता है और उसका मालिक एक नहीं सुनता। रमेश दुखी होकर अपने घर आ जाता है। प्रभा को रमेश के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फोन पर किसी से बात कर रही होती है। तुम हर वक्त फोन में लगी रहती हो, कभी मेरे दुखी होने का कारण जानने की कोशिश की है? आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह क्या बोल रहे हो आप? अब हमारा क्या होगा?
घर का खर्च कैसे चलेगा? आपका मालिक ऐसे कैसे कर सकता है हमारे साथ? यह सोचकर दोनों पति पत्नी दुखी होते हैं। अब घर का सारा काम प्रभा को ही करना पड़ता है। अब प्रभा को एहसास होने लगता है कि पैसे ना होने पर कैसा लगता है। वह लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। कुछ दिनों बाद भयंकर तूफानी बारिश की वजह से सभी लोग डर जाते हैं और अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। लगातार बारिश की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लोगों की फसलें खराब हो जाती है और अनाज भी भीग जाता है। घर पहुंचकर सुरेश अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। इस तूफान की वजह से गांव में सब कुछ बर्बाद हो गया है। अच्छा हुआ हमने इस बार की फसल नहीं बेची। कम से कम हमें भूखे मरने की नौबत तो नहीं आएगी। आपने सही कहा। यह तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पता नहीं यह बारिश कितने दिनों तक ऐसे ही होती रहेगी। दूसरी तरफ प्रभा अपने पति से कहती है, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सुबह से गौरी ने भी कुछ नहीं खाया है। क्या माँ, अब हम भूखे ही रहेंगे? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं कैसा बाप हूँ जो अपनी बेटी को खाना तक नहीं खिला सकता। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। मुझे भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए था। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। यह बात मुझे समझ आ गई है। प्रभा और सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ सरला अपने पति से बात कर रही होती है। तभी पीछे से प्रभा आ जाती है। प्रभा सरला के पास आकर उनसे बोलती है, दीदी, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है। गौरी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या आप हमारी मदद करोगी? यह भी कोई पूछने की बात है। मुश्किल वक्त में अपने ही साथ देते हैं। तुम फिक्र मत करो। मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा है। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। यह सुनकर प्रभा को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा होता है कि वह उनकी गरीबी का कितना मजाक उड़ाती थी।